नमस्कार। आज हम वायुमंडलीय तापमान की बात करेंगे। इससे पहले हमने सूर्य की ताप, पृथ्वी की और वायुमंडल का ऊष्मा बजट के बारे में चर्चा की। वायुमंडल की तापमान की बात करते हुए हम वायुमंडल को जो ताप प्राप्त होता है वो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से सूर्य और अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण के द्वारा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार वायुमंडल जो तापमान प्राप्त करता है वो महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक घटनाएं इस तापमान पर आधारित होती हैं, जैसे बादलों का बनना, वाष्पीकरण की क्रिया, वर्षा होना, संघनन की क्रिया। ये सभी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं भौगोलिक दृष्टि से। हवाओं का चलना, वायुदाब पेटियों का निर्माण, ये सभी तापमान आधारित भौगोलिक क्रियाएं हैं। हम यहाँ वायुमंडलीय तापमान की बात कर रहे हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे पदार्थ गर्म होते हैं, यानी सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। और तापमान किसी पदार्थ में ताप की मात्रा होती है, यानी कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे अणुओं से बना होता है और ये अणु जो कि गतिशील होते हैं और गतिशील होने के कारण ये आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण इनमें ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा का सर्जन होता है और ये गतिक ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। इसके विपरीत जब हम तापमान की बात करते हैं तो तापमान जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की जो गति होती है उस गति का मापन होता है। तो इस आधार पर हम तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट आदि से मापते हैं। तो इस प्रकार एक विभिन्न महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं तापमान पर आधारित होती हैं। क्योंकि हम वायुमंडलीय तापमान की बात करते हैं, वायुमंडलीय तापमान विभिन्न प्रकार से ठंडा होता है, विभिन्न प्रकार से गर्म होता है। तो वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, किन किन कारणों से वो संपन्न होता है, गर्म और ठंडा होने की जो क्रिया है उसकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से, यानी हमने ऊष्मा संतुलन की जब बात की, ऊष्मा बजट की बात की, उसमें हमने पढ़ा कि वायुमंडल से जो ऊष्मा आती है उसका प्रत्यक्ष रूप से 14% भाग वायुमंडल में उपस्थित बादल, धूल के कारण, जलवाष्प के कारण इनके द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रकार 14% का जो हिस्सा है वो वायुमंडल को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। दूसरा संचालन, ऊष्मा का संचालन विभिन्न अणुओं के द्वारा संपन्न होता है। सहवन की क्रिया, गैसीय और तरल पदार्थ में सहवन की क्रिया होती है। अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते हैं। इसी प्रकार विकिरण के माध्यम से विकिरण
अभिवहन वायुमंडल की अभिवहन की क्रिया महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि तापमान का क्षैतिज वितरण हम इसमें देखते हैं। तापमान में क्षैतिज जो असंतुलन होता है, क्षैतिज जो संचार होता है, उसको हम अभिवहन का नाम देते हैं। तो हमारे धरातल से ऊपर ये महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रिया है, जिसको अभिवहन की क्रिया के द्वारा ताप संतुलन का काम किया जाता है। इसी प्रकार वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण में जो ताप खर्च होता है, तापमान खर्च होता है, उसको हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का नाम देते हैं। इसी प्रकार वायु का संपीड़न और प्रसरण, वायुमंडल का इकट्ठा होना और फैलना, ये भी तापमान को निर्धारित करता है किसी स्थान को। तो इस प्रकार ये कुछ क्रियाएं होती हैं जिसके कारण से वायुमंडल गर्म और ठंडा होता है। लगातार ये क्रिया वायुमंडल में संपादित होती है। इसके बाद हम अगर बात करें तापमान की, वायु का जो तापमान है वो उच्चतम और निम्नतम औसत तापमान, इससे क्या अभिप्राय होता है, हम साधारणतः कई बार देखते हैं, कई बार टीवी पर सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं, मौसम की जो समाचार हैं उनमें हम सुनते हैं उच्चतम और निम्नतम तापमान। दिन का अधिकतम तापमान यानी सर्वाधिक ताप, ये हम अंकित करते हैं दोपहर के 2 बजे बाद। इसको हम अधिकतम तापमान का नाम देते हैं। जबकि न्यूनतम तापमान प्रातःकाल 5 बजे का जो तापमान होता है अंकित करते हैं, उसको हम न्यूनतम तापमान का नाम देते हैं। इसी प्रकार औसत तापमान, दिन का औसत तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान, दिन के औसत तापमान को हम दिन का औसत तापमान और न्यूनतम तापमान 12 घंटे में जो औसत ताप निकलता है उसको हम न्यूनतम तापमान, यानी रात का जो तापमान औसत तापमान होगा उसको हम न्यूनतम तापमान का नाम देंगे। इसी प्रकार हम मासिक तापमान पूरे महीने का योग करके उसमें महीने के दिन का भाग देंगे तो औसत मासिक तापमान निकल आएगा। इसी प्रकार वार्षिक तापमान 12 महीने का जो तापमान होगा उसमें 12 महीनों का भाग दे देंगे तो वो होगा वार्षिक तापमान। इस प्रकार हम तापमान को मापते हैं। अब हम जब वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो उनमें कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करते हैं। इनमें हम सबसे पहले अक्षांश की बात करते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, यानी हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे और ऐसे ही साउथ की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी होती जाएगी। किरणों का तिरछापन के प्रभाव के कारण ये तापमान आपको उत्तर की ओर कम होंगे और दक्षिण की ओर कम होंगे। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है ग्रीष्म काल में वो लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास अंकित किए जाते हैं। तो इस प्रकार अक्षांश एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी क्षेत्र में वायुमंडलीय तापमान को निर्धारित करता है। सागर तल से ऊंचाई की बात करते हैं
सागर तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वायुमंडल को प्रत्यक्ष रूप से केवल 14% तापमान प्राप्त होता है। अधिकांश जो वायुमंडल को ऊष्मा प्राप्त होती है, ताप प्राप्त होता है, वो पृथ्वी से जो दीर्घ तरंगें होती हैं, पार्थिव विकिरण होता है, उससे वायुमंडल प्राप्त करता है। तो जो जो हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे ये तापमान कम होता जाता है। तो इस प्रकार सागर तल से हम ऊपर की ओर जाएंगे, वायुमंडलीय तापमान कम होता जाता है। इसी प्रकार हम सागर से दूरी की बात करते हैं, जो कि अगर किसी क्षेत्र के आसपास वृहत मात्रा में जल के भंडार देखने को मिलते हैं, जैसे धरातलीय या सतही जल देखने को मिलता है, जैसे तटीय क्षेत्रों में कोई बड़ी झील है, उसके आसपास के क्षेत्रों में क्योंकि जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, समकालीन जलवायु वहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार तापमान वहाँ औसतन रूप से पूरे साल भर सामान्य देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम स्थल की ओर आते हैं ये तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। ऐसे जल और स्थल का स्वभाव कुछ ऐसे रंग होते हैं, जैसे हम मिट्टियों की बात करते हैं, वनस्पति की बात करते हैं, गहरे रंग के से आवर्त जो धरातल होता है वो अधिक ताप को प्राप्त करता है, जबकि हल्के जो कलर होते हैं, हल्के जो रंग होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं। जैसे सफ़ेद कलर अधिकतम परावर्तन की क्रिया यानी ताप प्राप्त करता है लेकिन वो वापस लौटा देता है, जबकि काला जो रंग होता है वो अधिकतम अवशोषण की क्रिया करता है। तो इस प्रकार धरातल का जो रंग होता है वो भी महत्वपूर्ण काम करता है वायुमंडलीय तापमान को घटाने और बढ़ाने में। ढाल की पर्वती, प्रचलित पवन और वायु राशियां ये तापमान को संतुलित करने या किसी क्षेत्र में तापमान को बढ़ाने और घटाने का काम करती हैं। क्योंकि हम इसको भारत के संदर्भ में देखते हैं तो अगर हमारे हिमालय पर्वत उत्तर की ओर नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हमारे देश में मैदानी क्षेत्रों में तापमान को एकदम कम कर देंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अवरोध के कारण तापमान ज़्यादा कम नहीं हो पाता है। इसी प्रकार गर्मियों में देखते हैं सहारा रेगिस्तान से पश्चिमी क्षेत्रों से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उसके कारण भारत का जो मैदानी भाग है वो लू की चपेट में आ जाता है। तो इस कारण से जो प्रचलित हवाएं हैं, स्थानिक हवाएं हैं, वायु राशियां हैं, वो क्षेत्र विशेष में चलती हैं तो उस क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती हैं या गिरा देती हैं। गर्म बढ़ा देती हैं और ठंडी जो हवाएं होती हैं, वायु राशियां होती हैं, वो तापमान को गिरा देती हैं। सागरीय धाराएं होती हैं, ये क्योंकि गर्म और ठंडी जल धाराएं, महासागरीय धाराएं अपने को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सागरीय क्षेत्रों में, महासागरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो जिस तट की ओर से ये सागरीय धाराएं गुजरती हैं उनके अपने स्वभाव के कारण जो स्वभाव होता है, जैसे ठंडी जल धारा है तो जिस क्षेत्र से गुजरेगी तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके तापमान को गिरा देगी। इसी प्रकार जो गर्म हवाएं हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती हैं। वायुमंडल की स्वच्छता, हमने वायुमंडल की संरचना और संगठन में पढ़ा था कि वायुमंडल में धूल के कण, गैसें, जलवाष्प ये वायुमंडल का निर्माण करते हैं और इनकी मात्रा वायुमंडलीय ताप को निर्धारित करती है। अगर वायुमंडल स्वच्छ है तो वायुमंडल
अधिक तापमान को प्राप्त करेगा। अगर यहाँ पर धूलकण, जलवाष्प इनकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो भी धरातल का जो निचला वायुमंडलीय भाग है वो कम तापमान प्राप्त करेगा। तो स्वच्छता हमारे वायुमंडलीय तापमान में को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ढाल की प्रवृत्ति, सामान्यतः ढाल की प्रवृत्ति भी वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करती है, क्योंकि विपरीत दिशा से आने वाली सूर्य की किरणें होती है वो ढाल के दूसरी ओर पर्याप्त मात्रा में सूर्य ताप नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से वायुमंडलीय तापमान है वो प्रभावित होता है। इसी प्रकार पर्वतीय अवरोध, अगर किसी क्षेत्र में पर्वतीय अवरोध है तो वहां पर आपको वायुमंडलीय तापमान में उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान में अंतर देखने को मिलेगा, एक गतिरोध देखने को मिलेगा। तो इसके कारण से हवाएं रोकने का काम करती है, तापमान रोकने का काम करती है पर्वतीय अवरोध, जिसके कारण से क्षेत्र विशेष के तापमान को ये प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हमने वायुमंडलीय तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त की। महत्वपूर्ण कुछ कारक होते हैं जो वायुमंडलीय तापमान को प्रमुखता से प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम तापमान के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण की बात करेंगे, तापमान विलोमता की बात करेंगे, जिसमें हमारे विभिन्न जो भौगोलिक क्रियाएं हैं वो संपादित होती हैं, जिनके द्वारा। थैंक यू।